अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको शामिल कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोन रिसेप्टर्स और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। सबसे पहले हार्मोन रिसेप्टर्स की बात की जाए तो ये वो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स हैं कि जिसमें हमारे जो हार्मोन्स हैं वो आके इनकी सरफेस के साथ बाइंड करते हैं और अपने एक्शन को जो है परफॉर्म करते हैं। अब इनकी नेचर की बात की जाए तो जितने भी हमारे पास हार्मोनल रिसेप्टर्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं और हर एक स्पेसिफिक हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है ये मौजूद होता है। अब कोई भी हार्मोन रिलीज हुआ है अपने टारगेटेड सेल्स तक गया है और अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद ही अपने एक्शन को शो करेगा। अदरवाइज वो हार्मोन जब तक रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो अपना एक्शन जो है वो शो नहीं करेगा। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स की बात की जाए तो अब जैसे हमने बात की कि फर्स्ट स्टेप ही हमारा पास यही है हार्मोन एक्शन का कि वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा अपने टारगेट सेल पे। उसके बाद क्या होगा कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं हार्मोन्स के लिए, कुछ हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ हमारे जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, तो कुछ न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो जो हम बेसिकली जो रिसेप्टर्स हैं हमारे वो जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं प्रोटीन्स के लिए, पेप्टाइड्स के लिए या कैटेकोलियामाइंस के लिए। जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए। उसकी वजह ये है क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हमारी लिपिड मेम्ब्रेन लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, उसको ईजिली क्रॉस कर सकते हैं और साइटोप्लाज्म में एंटर होते हैं, तो उनके रिसेप्टर भी वहीं पे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं और अपना जो उनके साथ बाइंडिंग करके जो है स्टेरॉइड हार्मोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस में जो है हमारे थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब थायराइड हार्मोन्स का न्यूक्लियस में रिसेप्टर के मौजूद होने की वजह ये है कि जो थायराइड हार्मोन्स है उनका बेसिक रोल हमारे मेटाबॉलिज्म में। तो जितनी भी हमारी प्रोटीन सिंथेसिस है, हमारे जो डीएनए की जो जितनी भी सिंथेसिस हो रही हैं, तो सारी न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सारे हमारे न्यूक्लियस से जो है जनरेट हो रहे होते हैं। तो थायराइड हार्मोन बेसिकली वहाँ जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं और उनके रिसेप्टर भी वहीं मौजूद होते हैं। अब फर्दर बात करें कि हम कि जो हमारे पास हार्मोन्स के नंबर हैं, सेंसिटिविटी है, तो उसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है। तो हार्मोन रिसेप्टर रेगुलेशन कुछ इस तरह होती है, तो उसमें हम दो टर्म्स को जो है डिस्कस करते हैं, डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रिसेप्टर हैं वो डिक्रीज़ होंगे, तो क्या होगा कि हार्मोन्स जो हैं उनके पास रिसेप्टर जो है कम होने की वजह से, अगर आपकी हार्मोनल प्रोडक्शन ज़्यादा है, रिसेप्टर कम है, तो इससे जो है आपके रिस्पॉन्सेज जो है डिक्रीज़ हो जाएंगे। आपके टारगेटेड सेल में हार्मोन्स उस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रिलीज़ तो वो हो रहे हैं लेकिन उनको रिसेप्टर नहीं मिल रहा, उनकी बाइंडिंग जो पार्टनर है उनको वो नहीं मिल रहा, इस वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इस तरह वो या तो अपने प्रोटीन के साथ बाउंड कर जाएंगे, या फिर हमारे जो ब्लड है उसमें सर्कुलेट करते रहेंगे, या फिर हमारे किडनीज़ के थ्रू या हमारे जो है यूरिनरी सिस्टम के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। अप रेगुलेशन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज़ कर जाएंगे और इसमें हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज़ कर जाएगा टारगेट सेल्स पे हार्मोन्स का। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्शन हार्मोन्स की ज़्यादा हो रही है, आपके पास रिसेप्टर्स भी हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन ज़्यादा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे और फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा हार्मोन का। अब अकॉर्डिंग टू गाइटन जो नेक्स्ट वर्क जो होता है ना वो होता है इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। जब भी हमारे पास हार्मोन रिसेप्टर एक्टिवेशन होती है तो इंटरसेलुलर सिग्नल जनरेट होते हैं। अब क्या होता है कि टारगेट सेल टिश्यूज़ पे हमारे जो है पहले हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनता है, इससे फिर अल्ट्रेशंस आती हैं हमारी मेम्ब्रेन्स में, हमारे रिस्पेक्टिव सेल में, तो वो जो है अपने जो उसके प्रोसेसेस हैं, सेलुलर प्रोसेसेस हैं, उनको एक्टिवेट करता है। तो जो भी सेलुलर प्रोसेसेस एक्टिवेट हो रहे हैं इंटरसेलुलर सिग्नल्स की वजह से, हार्मोन कम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन है उसकी वजह से, तो उसमें बेसिकली हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें हमारे पास आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन लिंक हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अलावा एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स होते हैं। जो हमारे पास आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स होते हैं
उसमें अगर मैं आपको मिसाल दूं कि कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन है हमारे पास, नॉरएपिनेफ्रिन है, जब ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, तो क्या होता है कि जो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर साइट है उसमें अल्ट्रेशंस आती हैं, उसमें चेंजेस आती हैं, और क्या होता है कि हमारे ओपनिंग या क्लोजिंग होती है चैनल्स की, और आयंस मूव करते हैं इन या आउटसाइड। अब जब ये आयंस ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं तो सोडियम्स में या हमारे जो पोटेशियम आयंस हैं या कैल्शियम आयंस हैं, इस तरह बहुत से डिफरेंट आयंस जो हैं उनकी मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट की वजह से जो है जो हमारा सेल है उसकी फंक्शनिंग में चेंजेस आ रही होती हैं, उसकी पीएच चेंज होने की वजह से कह सकते हैं आप, या उसके जो आप कह सकते हैं उसकी जो परमेबिलिटी है उसकी चेंजिंग की वजह से जो है डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म होते हैं, और जो है हमारा सेल जो है अपनी एक्टिविटी को जो है शो कर रहा होता है। अब इसी तरह जी प्रोटीन लिंक हार्मोन रिसेप्टर्स की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, जिन्हें हम हेटेरोट्रामेरिक ग्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब क्या करती हैं, जब जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स के साथ हार्मोन्स बाइंड करते हैं, कम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो डिफरेंट जो हमारे पास जो है इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, और इस वजह से हमारे ओपनिंग या क्लोजिंग होती है आयन चैनल्स की। इसके अलावा हमारे जो डिफरेंट इंजाइम्स हैं साइटोप्लाज्म में, उनकी जो एक्टिविटी है उनमें चेंजेस आती हैं, और इसी तरह जीन ट्रांसक्रिप्शन भी जो है एक्टिवेट होती है। तो जब ये सब तमाम चीज़ें हमारे पास हो रही होती हैं तो क्या होता है, हमारा जो सेल है उसमें जो उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनमें चेंजेस आ रहे होते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे पास टीमेरिक जी प्रोटीन्स हैं वो अपने गुआनिसिन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बाइंड करती हैं। इनकी जो इनएक्टिव स्टेट होती है हमारे पास, उसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा सब यूनिट। अब जो हमारे पास जी प्रोटीन है वो कम्प्लेक्स बनाती है गुआनिसिन डाइफॉस्फेट के साथ अपने अल्फ़ा सब यूनिट के ज़रिए। तो जब ये कम्प्लेक्स बनता है जिसे हम अल्फ़ा जीडीपी सब यूनिट कहते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे डिफरेंट जो हमारे पास सिग्नल्स हैं वो जनरेट होते हैं, हमारे जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिसमें हमारे पास एडेनिलाइज सिस्लेज आ जाता है, फॉस्फोलिपेज सी आ जाता है। तो जब ये सिस्टम एक्टिवेट होते हैं तो इनसे जो हमारे फर्दर इंजाइम्स हैं, हमारे जो सेलुलर इंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसमें हमारे पास कुछ इंजाइम जैसे मोबिलाइजेशन कर रहे होंगे फ़ैट की, तो कुछ हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रहे होंगे, कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होंगे। तो इस तरह जो है डिफरेंट एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारे पास जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम एंजाइम लिंक हार्मोन रिसेप्टर्स की, तो क्या होता है कि जब एंजाइम लिंक हार्मोन रिसेप्टर्स कम्प्लेक्स बनते हैं तो क्या होता है, जो ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एंजाइम्स की तरह ही, और अपना डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं अपने टारगेट एरिया पे। इन्हें यानी कि आप समझ लें कोई रिस्पेक्टेड जो है स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती, आपका हार्मोन जो है रिलीज़ हुआ है, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ है, तो इसकी जो डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स हैं उसने जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स को जो है उनकी तरह जो है इनको जो है कोई फंटास्टिक जो मेथड है वो नहीं चाहिए। अब क्या होता है कि जो हमारे पास एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स होते हैं उनकी जो हार्मोन बाइंडिंग साइट होती है वो आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो कैटालाइटिक या एंजाइम बाइंडिंग साइट होती है वो इनसाइड होती है। जब हार्मोन्स बाइंड करते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के साथ रिसेप्टर के, तो एंजाइम जो है इमीडिएटली जो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इस तरह जो है वो फिर एंजाइम अपना जो फंक्शन है सेलुलर फंक्शन है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यूँ इस तरह एंजाइम लिंक हार्मोन रिसेप्टर्स जो है अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। तो मज़ीद अगर हम फंक्शंस की बात करें, जिस तरह अभी हमने मेम्ब्रेन परमेबिलिटी मैकेनिज़म्स की बात करें, तो इसमें भी यही होता है कि जिस तरह हमने अभी आयन चैनल रिसेप्टर्स की बात की कि हमारे हार्मोन्स कंबाइन करते हैं रिसेप्टर के साथ, कंफर्मेशनल चेंजेस आते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स में, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, आयंस की जो इन्फ्लक्स और इफ्लक्स है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और एक्साइटेशन इनहिबिशन काज होती है, और डिपेंड करता है कि कौन से आयन आपके इनसाइड आ रहे हैं और कौन से आपके जो है बाहर जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इस पर जो है डिपेंड करती हैं। फर्दर जो हमारे पास एक मेन सिस्टम है वो है हमारा सेकंड मैसेंजर मैकेनिज़्म सिस्टम। तो ये सिस्टम जो है फर्दर जितनी एक तो ये जितनी हमने अभी पीछे पढ़ा, ये हमारा फर्स्ट मैसेंजर मैकेनिज़्म सिस्टम है। सेकंड मैसेंजर मैकेनिज़्म सिस्टम जो है
इसमें भी हमारे पास जो साइक्लिक AMP मैकेनिज़्म है, कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन मैकेनिज़्म है, और इसके अलावा हमारे पास एक सिस्टम होता है फॉस्फोलिपेज C। तो ये तमाम सिस्टम इसमें आते हैं। इसके अलावा फर्दर और भी हैं, साइक्लिक GMP और एनिसिटोल ट्राइफॉस्फेट, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये तमाम जितने भी सिस्टम हैं ये भी हमारे जो हार्मोनल सिग्नल्स हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं, उनकी प्रमोशन करवाते हैं, ताकि हमारे हार्मोन्स जो है फर्दर जो है प्रॉपरली वर्क कर सकें, उनके एक्शन को जो है हम बढ़ा सकें। सबसे पहले हम साइक्लिक AMP मैकेनिज़्म की बात कर लें तो जैसे ये हार्मोन के फर्स्ट मैसेंजर कंबाइन करता है अपने रिसेप्टर के साथ सेल मेम्ब्रेन में, तो जिस तरह अभी हमने बात की G प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स की, तो बेसिकली यही एक्टिवेट कर रहे होते हैं हमारे एडेनिल सिस्लेज एंजाइम्स को। वो जो है फिर हमारे पास क्या करता है, साइटोप्लाज्म ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है, और जो साइक्लिक AMP है फर्दरली हमारे जो डिफरेंट मैकेनिज्म है उनको जो चेंज कर रहा है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है उसको चेंज कर रहा है, स्पेसिफिक एंजाइम्स की एक्टिवेशन करवा रहा है। कि इसमें क्या होता है कि जब आपका जो एडेनिल सिस्लेज एक एंजाइम को एक्टिवेट करवाता है, वो एंजाइम फर्दर एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाता है, और इस तरह जो है ये चेन चलती रहती है। इस तरह फिर जो है अब जो बेसिक इसका जो आप साइक्लिक AMP का जो बेसिक फंक्शन है, ये प्रोटीन काइनेज A एंजाइम की एक्टिवेशन करवाता है। प्रोटीन काइनेज A एंजाइम बेसिक वो एंजाइम्स हैं जो फर्दर हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिवेशन करवा रहे होते हैं। बहुत से ऐसे एंजाइम हैं जो प्रोटीन काइनेज A की प्रेजेंस में ही अपनी जो है वर्किंग शो कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें सेकंड मैसेंजर जो है हमारा साइक्लिक AMP मैकेनिज्म है वो ज़रूरी है। इसके अलावा मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कॉज कर रहे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कॉज कर रहे होते हैं, मेजर सिक्रीशंस करवाते हैं हमारे जो डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन मैकेनिज्म की बात करें तो जिस तरह भी हमने बात की कि जो हमारा कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन सेकंड मैसेंजर सिस्टम है, जब ये अपना जो कैल्शियम है वो एंटर होता है हमारे सेल में, तो कैल्शियम की एंट्री से जो है डिफरेंट जो फंक्शन है वो इनिशिएट होते हैं, जिसमें हमारे पास मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो जो है चेंज हो जाता है, जिस वजह से हमारे जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। हार्मोन के अट्रैक्टिंग है हमारे जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ कैल्शियम के चैनल को जो है ओपन कर देता है। इस तरह जो है हमारा जो कैल्शियम की जो मोर इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी कैल्शियम आयन जब बाइंड करता है प्रोटीन कॉल मॉड्यूलिन के साथ, तो जिसमें बेसिकली 4 कैल्शियम साइट्स होती हैं, तो जिससे जब ये साइट्स ऑक्यूपाई होती है तो डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं एक्टिवेट होते हैं या इनहेबिट होते हैं, जिसमें हमारे पास बेसिकली प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स ही आती हैं। इसी तरह फॉस्फोलिपेज C एंजाइम की बात अपना सेकंड मैसेंजर सिस्टम की बात करें तो वो जो है हमारा बेसिकली एनिस्टोल ट्राइफॉस्फेट की एक्टिवेशन करवाते हैं या डायसाइल ग्लाइसरॉल की एक्टिवेशन करवाते हैं। जो हमारे पास एनिस्टोल ट्राइफॉस्फेट होता है वो कैल्शियम की मोबिलाइजेशन करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इस तरह जो है कैल्शियम आयंस जो है हमारे जो एज ए मैसेंजर एक्ट करते हैं, और हमारे जो स्मूथ मसल हैं उनकी कंट्रैक्शन करवाते हैं, और सिक्रीशंस में चेंजेस आ जाती हैं हमारी बॉडी की। इसी तरह DAG जो है वो लिपिड सेकेंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं, और हमारे जो प्रोटीन काइनेज C एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिवेशन करवाते हैं, जो फर्दरली जो है फास्फोरिलेट करवाती हैं हमारे डिफरेंट प्रोटीन्स को, जिस वजह से हमारे जो सेलुलर रिस्पॉन्सेज हैं वो इनिशिएट होते हैं। तो ये तमाम जो है सिस्टम हमारे हार्मोनल एक्शंस में आते हैं कि किस तरह हमारा हार्मोन्स जो है एक्टिवेशन करवा रहा है और किस तरह हमारे हार्मोन्स जो है इनहिबिशन करवाते हैं। बेसिकली ये आपके जो इंटरसेलुलर सिग्नल्स पर डिपेंड करता है, और जो आपके रिसेप्टर्स हैं हार्मोन्स के उन पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। उम्मीद है कि आपने आज कुछ सीखा होगा।